कहानी है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की। कहानी ये है कि उत्तरी अमेरिका के लोग कॉफ़ी बहुत पसंद करते हैं। क्या उत्तरी अमेरिका के लोग कॉफ़ी बहुत पसंद करते हैं? क्या नॉर्थ अमेरिका के लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं? बहुत। अब कॉफ़ी जो साउथ अमेरिका की कॉफ़ी है, उसमें विशेष प्रकार का स्वाद होता है, उसको वो ज़्यादा पसंद करते थे। क्या उत्तरी अमेरिका के लोग, स्पेशली उत्तरी अमेरिका में, हम यूएस का एग्जाम्पल लें, क्या करते थे? कॉफ़ी पसंद करते थे। कहाँ की कॉफ़ी पसंद करते थे? दक्षिणी अमेरिका की। शुरू में जब दक्षिणी अमेरिका की कॉफ़ी पहुंची तो बहुत थोड़ा मांग था अमेरिका में। धीरे धीरे अमेरिका में दक्षिणी अमेरिका की कॉफ़ी का मांग बढ़ने लगा। अब दक्षिणी अमेरिका के लोगों ने क्या किया? दक्षिणी अमेरिका के लोगों ने कॉफ़ी का उत्पादन बढ़ाया। क्या कॉफ़ी का उत्पादन बढ़ाया? उससे पहले दक्षिणी अमेरिका के लोग कॉफ़ी का उत्पादन करते थे, उसके साथ साथ जैसे ये एक बड़ा पेड़ है और इसके नीचे कॉफ़ी का उत्पादन करते थे। अब जब मांग बढ़ा तो उन दक्षिणी अमेरिका के उत्पादकों ने सोचा कि इस अगर पेड़ को हटा दिया जाए तो कॉफ़ी का उत्पादन और बढ़ाया जा सकता है। पूरी दक्षिणी अमेरिका में जहाँ जहाँ कॉफ़ी उगाया जाता था, ये काम किया जाने लगा। अब क्या हुआ? इस पेड़ पर जो आश्रित जीव थे, उसमें एक चिड़िया का नाम सामने आया, उसको बोलते हैं सॉन्ग बर्ड। क्या बोलते हैं? सॉन्ग बर्ड। ये विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई। उसके बाद क्या चला? पर्यावरण के स्तर पर आंदोलन चला, तब जाके इस पेड़ को बचाने की कोशिश और इस बर्ड को बचाने की कोशिश हुई। आपको बताने के पीछे लक्ष्य केवल इतना है कि आप कोई भी कदम उठाते हैं और उस कदम में चेतना की कमी है तो वो पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाती है, और पर्यावरण का हर एक चीज आपस में जुड़ा हुआ है। यहाँ का कॉफी किस तरह यहाँ के बर्ड को समाप्त कर दिया। इस वीडियो में हम लोग वेटलैंड या आर्द्रभूमि, क्या आर्द्रभूमि के बारे में पढ़ेंगे। क्या आर्द्रभूमि, वेटलैंड क्या होता है? आर्द्रभूमि, इसको पहले समझ लें। गांव, आपका गांव है। गांव में आप जब बचपन या छोटे थे तो अगर अगल बगल तालाब है तो वहां खेलने आप बहुत जाते थे। क्या खेलने बहुत जाते थे? अब ये अगर तालाब है तो शुरू में आप तालाब को देखेंगे, क्या रहेगा? भरा रहेगा। क्या तालाब भरा रहेगा और नहाने में बड़ा मजा आएगा। कुछ समय बाद देखेंगे ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये क्षेत्र क्या हो जाएगा? कीचड़ नुमा हो जाएगा, या इसी तालाब का किनारे वाला क्षेत्र, क्या किनारे वाला क्षेत्र कीचड़ नुमा हो जाएगा। तो ये जो कीचड़ नुमा क्षेत्र है, इसी को क्या बोलते हैं? वेटलैंड बोलते हैं। क्या वेटलैंड बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल लीजिए, ये नदी है, कोई भी नदी है, और यहाँ पर क्या है? समुद्र मान लेते हैं। तो नदी अपने साथ क्या लेकर जाती है? नदी अपने साथ लेकर जाती है क्या? अवसाद। तो अवसाद यहाँ पर जमा हो गया। क्या अवसाद जमा होते चले गए तो नदी का पानी धीरे धीरे निकल रहा है, और यहाँ पर क्या हो गया? कीचड़ हो गया। तो ये कीचड़ क्या हो गया? अवसाद। क्या हो गया? आर्द्रभूमि हो गई। क्या आर्द्रभूमि हो गई। तो आप क्या परिभाषा बना सकते हैं? कोई भी ऐसा संक्रमणीय क्षेत्र, कोई भी ऐसा संक्रमणीय क्षेत्र जिसमें जो जल भराव से या वाटर लॉगिंग से क्या हो? परिपूर्ण हो, और उसकी गहराई, इस कीचड़ की गहराई अधिकतम 3 मीटर हो, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? वेटलैंड कहेंगे।
क्या वेटलैंड कहेंगे। अब ये जो वेटलैंड है प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। क्या कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है और प्राकृतिक रूप से भी बनाया जा सकता है। कृत्रिम रूप क्या मैंने बताया कि प्राकृतिक हो सकता है, यानी दो रूपों में इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। क्या प्राकृतिक और कृत्रिम। तो क्या प्राकृतिक और कृत्रिम दो रूपों में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब प्राकृतिक में नेचर खुद बनाएगा। क्या नेचर खुद बनाएगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा कि जल भराव की स्थिति हो, वहां कीचड़ हो। और कृत्रिम कृत्रिम को मनुष्य बनाता है। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आप देखेंगे जब हम लोगों के घर गांव में धान का खेत जब लगाया जाता है, क्या धान का जब खेत लगाया जाता है तो धान में क्या किया जाता है, धान का जो खेत है उसको उसमें पानी मिला के उसको बहुत गीला कर दिया जाता है। उसको बोलते हैं कनई। क्या कनई, क्या बोलते हैं, कनई। देहाती भाषा में इसको बोलते हैं कनई। यानी कि अगर मिट्टी है तो इसमें पानी और इसको जोत कर क्या बना देंगे, बढ़िया सा गुद्देदार बना देंगे। तो ये के जो धान की रोपाई जो होती है वो खेत क्या होता है, एक प्रकार का वेटलैंड ही होता है। क्या एक प्रकार का वेटलैंड ही होता है। तो वेटलैंड आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या वेटलैंड आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। अब प्रश्न उठता है ये कि ये वेटलैंड हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्या इस वेटलैंड का कोई महत्व है। अगर महत्व नहीं है तो इसको पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। महत्व एक शब्द में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इस वेटलैंड को प्रकृति की किडनी बोलते हैं। क्या प्रकृति की किडनी बोलते हैं। जैसे अमेजन बेसिन का जो जंगल है उसको क्या बोलते हैं, नेचर का फेफड़ा बोलते हैं। उसी तरह या भूमध्य रेखीय जो जंगल है उसको क्या बोलते हैं, प्रकृति का फेफड़ा। तो जितने वेटलैंड हैं विश्व में, जितने भी वेटलैंड हैं वे प्रकृति की क्या है, किडनी है। प्रकृति की किडनी है। यानी नेचर में जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको साफ करने का काम वेटलैंड करते हैं। क्या वेटलैंड करते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या वेटलैंड की उपयोगिता देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि वेटलैंड को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्या इसकी उपयोगिता है। तो पहली उपयोगिता हमने क्या बताया कि ये क्या है, प्रकृति की। आप वेटलैंड की उपयोगिता हेडिंग डाल लीजिए, आर्द्रभूमि की उपयोगिता। ठीक है। पहला क्या, पहला हमने बात किया प्रकृति की किडनी है। मनुष्य में किडनी का काम क्या करता है, मनुष्य में किडनी कौन सा काम करती है, इसको आप उसी से जोड़ सकते हैं। दूसरा, जो वेटलैंड है वो बहुत से जीवों को क्या प्रदान करता है, आवास प्रदान करता है। क्या आवास प्रदान करता है। बहुत से जीवों को आवास प्रदान करता है। जो पोषक तत्व हैं, जो पृथ्वी पर पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व के बारे में हम लोगों ने बात की है। जो पोषक तत्व हैं उनकी रिसाइकलिंग करता है। पोषक तत्वों की पुनर्चक्रण, क्या पुनर्चक्रण करता है। क्या पुनर्चक्रण करता है। और क्या करता है, ये जब नदी गुजरती है कहां से, वेटलैंड से, तो नदी के जल धारा को क्या करता है, उसके फ्लो को कम करता है।
नदी के फ्लो को या प्रवाह को कम करता है। और क्या काम करता है? ये वेटलैंड भौम जल, क्या भौम जल, यानी कि जो भौम जल का मतलब ये जो स्थल के नीचे जो जल है, जहाँ से हम लोगों का जो नल है वो पानी निकालता है, उसे भौम जल बोलते हैं। भौम जल को रिचार्ज करता है। क्या भौम जल को रिचार्ज करता है। रिचार्ज करने का मतलब भरता है। भौम जल जो खत्म होता है उसको भरने का काम क्या करता है? ये आर्द्रभूमि करता है। क्या आर्द्रभूमि करता है। और क्या काम करेगा? ये कार्बन सिंक के रूप में काम करता है। क्या कार्बन सिंक, यानी जो वेटलैंड है उसमें मीथेन गैस क्या होती है? बहुत मीथेन गैस दबी होती है, उसी में कह सकते हैं मिक्स होती है। वो अगर बाहर निकलेगी तो क्या करेगी? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी। यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का मतलब कि टेम्परेचर को बढ़ाएगी। ठीक है। तो और आप एक जोड़ सकते हैं, जैव विविधता। क्या जैव विविधता को बनाए रखती है। अगला पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। तो इतना कार्य एक क्या करता है? वेटलैंड करता है। क्या एक वेटलैंड इतना कार्य करता है। ठीक है। अब गांव में आप देखेंगे तो जो वेटलैंड है उसको वेस्टलैंड के रूप में ही माना जाता है। क्या? और एक सामान्य सी धारणा है कि वेटलैंड क्या है? ये जो कीचड़ उचड़ भरा रहता है बहुत से तालाब में, और उस पर शैवाल रहेंगे, पानी बहुत कम रहता है उसमें, तो ये वेस्टलैंड है, इसका कुछ प्रयोग नहीं है, तो उसको जल्दी से पाट वाट कर क्या कर दो, उस पर खेती करने लगो। लेकिन जो ये बेस्ट और वेटलैंड है, इसकी उपयोगिता आप लोगों ने देखी, कितनी उपयोगिता है। और प्रकृति की किडनी है, इसको आप निकाल देंगे तो प्रकृति कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? अब वेटलैंड को अगर डिवाइड करना हो तो इसे दो रूपों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमने अभी बात किया प्राकृतिक और क्या कृत्रिम, दो रूपों में कि आधार क्या रहेगा, कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। इसको अगर आधार बनाया जाए तो इसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक है आंतरिक या इसको इनलैंड भी बोलते हैं। ठीक है, इनलैंड वेटलैंड। और दूसरा है तटीय वेटलैंड। क्या तटीय आर्द्रभूमि। ठीक है। अब अगर जो आंतरिक इनलैंड तटीय आर्द्रभूमि है, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? नेचुरल और कृत्रिम के रूप में भी विभाजित कर सकते हैं। क्या नेचुरल और कृत्रिम रूप में? क्या प्राकृतिक प्राकृतिक और कृत्रिम, या इसको मैन मेड भी कहते हैं। अब जो प्राकृतिक है इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं? क्या प्राकृतिक जो है इसमें हम क्या रख सकते हैं? झील का जो तटीय भाग है, क्या झील का जो तटीय भाग है उसको रख सकते हैं। क्या झील का तटीय भाग, झील का तटीय भाग। ठीक है। तालाब, ग्रामीण क्षेत्र में तालाब जो होता था वो यही काम करता था। क्या किडनी का काम करता था, पानी
को साफ करता था, गांव का पानी सब आता था उसमें, और पानी को साफ कर कर फिर भौम जल में उसे पहुंचा देता था, और गांव का पानी अच्छा बना रहता था। लेकिन गांव में अब तालाब को समाप्त किया जा रहा है। तालाब हो गया या कोई भी दलदली क्षेत्र, क्या दलदली क्षेत्र, ठीक है। इसमें कृत्रिम में अगर देखें तो कृत्रिम में भी क्या टैंक जैसे हो गया, क्या टैंक, और आप देखेंगे कृत्रिम जलाशय बनाया जाता है, क्या कृत्रिम जलाशय बनाया जाता है, उसके किनारे भी एस्चुरी, क्या एस्चुरी, या इसको ज्वार नद, क्या ज्वार नद मुख। अगला क्या हो सकता है, लैगून हो सकता है, क्या लैगून, मैंग्रोव, क्या मैंग्रोव, मैंग्रोव वन जो पाया जाता है वो एक वेटलैंड का भी काम करता है, क्या वेटलैंड का ही काम करता है, ठीक है। और क्रीक आप लोगों ने सुना होगा, क्या क्रीक, क्रीक ऐसा क्षेत्र होता है, क्या क्रीक समुद्र, जो जैसे ये क्या, यहाँ पर देखिए ये है भारत, और यहाँ पर है पाकिस्तान का क्षेत्र। तो यहाँ पर जब नदी आती है, गिरती है, तो यहाँ पर कीचड़नुमा बन जाता है। तो यहाँ समुद्र भी है, तो समुद्र के बिल्कुल तट पर क्या कीचड़नुमा जो क्षेत्र बनता है उसको क्रीक बोलते हैं, क्या क्रीक बोलते हैं, ठीक है। भारत में क्रीक पाए जाते हैं, हम लोग अध्ययन करेंगे यहाँ पर। तो ये प्राकृतिक हो गया। कृत्रिम में क्या रख सकते हैं, कृत्रिम में आप जैसे जल कृषि जब की जाती है, एक्वाकल्चर, तो उस वह क्षेत्र भी क्या होता है, कृत्रिम रूप से आयुभूम होता है, क्या ये समुद्र है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई कि इतने क्षेत्र पर क्या किया जाएगा, कृषि की जाएगी। कृषि का मतलब मछली पालन, कृषि का मतलब मछली पालन, ठीक है। तो किनारे वाला जो क्षेत्र होगा वो क्या आयुभूम की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे हम डिवाइड करके क्या आसानी से समझ सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वेटलैंड को क्यों पढ़ा जा रहा है, तो इसकी उपयोगिता है, क्या इसकी उपयोगिता है, तो उपयोगिता है, ठीक है। तो उपयोगिता है तो उसको जानने की जरूरत है, जागरूकता फैलाना है। और इसमें बहुत सारे संकट हैं, उस संकट को जानेंगे तो उसका हम निजात कर सकते हैं, क्या संकट को अगर जानेंगे तो उसका हम निजात कर सकते हैं। तो आयुभूम पर क्या क्या संकट है उसको देख लेते हैं, क्या क्या संकट है उसको देख लेते हैं। पहला पहला संकट यही है कि इसको क्या सामान्य रूप से इसको बेस्ट लैंड माना जाता है, तो इसे कृषि में बदला जा रहा है, क्या इसे कृषि क्षेत्र में बदला जा रहा है। कृषि क्षेत्र में बदला जा रहा है। पहला संकट यही है, क्या कृषि क्षेत्र में इसको बदला जा रहा है। यहां पर मत्स्य कृषि शुरू कर दिया गया, जिससे जैसे क्या मत्स्य कृषि, जिससे क्या ये क्षेत्र क्या डिस्टर्ब होने लगा है, मत्स्य कृषि, जिससे ये क्षेत्र क्या इस क्षेत्र में असंतुलन आना शुरू हो गया है, ठीक है। अगला संकट क्या है, यहां पर घरेलू जो अवशिष्ट हैं उनको फेंकने का जगह मान लिया गया है, क्या घरेलू जो अवशिष्ट हैं, घरेलू अवशिष्ट को फेंकने का क्या स्थान इसको मान लिया गया है, ठीक है। और क्या हो सकता है, उद्योग
औद्योगिक कचरा, औद्योगिक कचरा को भी यहाँ डंप किया जाने लगा है। क्या? डंप किया जाने लगा है। ठीक है, तो इतनी समस्याएं हैं, क्या इतनी समस्याएं, उस पर संकट है, क्योंकि उसे बेस्ट लैंड के रूप में एक आम प्रचलन है। तो इस समस्या को हमें क्या करना है? निजात करना है। इस समस्या का हमें क्या करना है? निजात करना है। ठीक है, अब निजात कैसे होगा उसको देखते हैं। भारत में अगर हम देखें, तो भारत में कम से कम लगभग 27,000, क्या लगभग 27,000 वेटलैंड है। क्या भारत में अगर देखें तो लगभग 27,000 वेटलैंड है। ठीक है, 27,000 वेटलैंड है, जिसमें 4,000 जो वेटलैंड है वो तटीय है। क्या 4,000 क्या है? वो तटीय है। क्वेश्चन आपका यहीं से बन सकता है कि तटीय वेटलैंड की संख्या अधिक है कि इनलैंड आर्द्रभूमि की संख्या अधिक है। ठीक है, अब भारत में ये जो वेटलैंड हैं इनको संरक्षित करने के लिए एक कदम उठाया गया 1985 में। क्या 1985 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण प्रोग्राम। या 1985 में राष्ट्रीय संरक्षण प्रोग्राम, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण प्रोग्राम। संरक्षण प्रोग्राम, ठीक है, यानी भारत के स्तर पर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है और विभिन्न परीक्षाओं में इसको पूछा जा रहा है, जिससे सभी स्टूडेंटों में क्या हो? एक सामान्य जागरूकता हो और उसको सभी आम जनता तक पहुंचाएं। अब किसी को अगर भारत में आर्द्रभूमि कोई है, उसको आर्द्रभूमि सरकार जब डिक्लेयर करती है तो उसके लिए क्या क्या मानक है उसको भी देख लेते हैं। क्या मानक क्या क्या है? पहला, वो आर्द्रभूमि क्या होना चाहिए? अपने आप में एक यूनिक इकोसिस्टम लिए हो। क्या उसके पास यूनिक इकोसिस्टम हो, यूनिक क्या हो? इकोसिस्टम, परितंत्र हो। ठीक हो, पहला ये विशेषता होनी चाहिए। वो सुवेद्य जीवों का घर हो। क्या सुवेद्य जीवों का मतलब? सुवेद्य जीवों का घर हो। यानी ऐसे जीव, सुवेद्य जीव ऐसे जीव करते हैं जो हो सकता है कि विलुप्त हो जाए, उनका अगर संरक्षण न किया जाए तो उनको क्या सुवेद्य जीव कहा जाता है। ठीक है, और अनेक जीवों को मदद करता हो, अनेक जीवों को मदद करता हो किसी भी माध्यम से, आवास के माध्यम से, खाद के माध्यम से। क्या खाद के माध्यम से विशेष प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। क्या विशेष प्रकार का विशेष प्रकार के पौधे हों वहाँ पर, विशेष प्रकार के पक्षी हों वहाँ पर। क्या विशेष प्रकार का पक्षी भी वहाँ पर हो, और वो मछलियों का तो आवास हो ही। क्या मछलियों का आवास हो, और क्या हो? जल स्रोत हो। क्या प्रमुख जल स्रोत भी माना जाता हो, प्रमुख जल स्रोत भी हो। क्या प्रमुख जल स्रोत भी हो। तो इतने मानक हैं जिसके आधार पर कोई क्षेत्र क्या वेटलैंड बन सकता है। कोई क्षेत्र क्या बन सकता है? वेटलैंड बन सकता है। भारत के स्तर पर हम लोगों ने क्या देखा?
क्या भारत में कौन सी नीति चलाई, ठीक है। 1985 में नीति चली और उसी के संदर्भ में संरक्षण का काम होता है। मानक भी हम लोगों ने देखा, क्या मानक निर्धारित किया गया है जिससे क्या वेटलैंड को क्या वेटलैंड घोषित किया जाए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि विश्व स्तर पर क्या कार्य हुआ है, क्या विश्व स्तर पर क्या कार्य हुआ है। एक शहर है ईरान में एक शहर है, उसका नाम है रामसर, क्या रामसर। रामसर में 1971 में एक सम्मेलन हुआ, क्या 1971 में एक सम्मेलन हुआ, उसको रामसर सम्मेलन कह सकते हैं। यह सम्मेलन का लक्ष्य क्या था कि वेटलैंड को क्या किया जाए, वेटलैंड का संरक्षण किया जाए। पूरे विश्व में जितने भी वेटलैंड हैं सबका संरक्षण किया जाए, क्योंकि एक भी वेटलैंड खराब होता है तो पूरे पर्यावरण, पूरे पृथ्वी पर उसका प्रभाव पड़ता है। हमने कॉफी वाले कहानी से आपको बताने की कोशिश की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1971 में सम्मेलन हुआ। अब इस सम्मेलन को हम क्या कह सकते हैं, अंतर सरकारी कह सकते हैं, क्या अंतर सरकारी, क्योंकि सरकार, बहुत सारी सरकार इसमें मिली थी। और बहुपक्षीय कह सकते हैं, क्या बहुपक्षीय कह सकते हैं, ठीक है, बहुपक्षीय सम्मेलन, क्योंकि इसमें बहुत से पक्ष थे, ठीक। क्या काम था इसका, लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य कि वेटलैंड की सुरक्षा, क्या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जितने भी वेटलैंड हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जितने भी वेटलैंड हैं उनका क्या किया जाए, सुरक्षा किया जाए। और नकारात्मक रूप से जो प्रभावित है वेटलैंड, क्या नकारात्मक रूप से जो प्रभावित है वेटलैंड, उनका भी क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए, उनका भी संरक्षण किया जाए, ठीक। अब ये सम्मेलन हुआ और ये सम्मेलन कब लागू हुआ, ये सम्मेलन लागू हुआ 1975 को, क्या ये सम्मेलन ये हुआ और इसे लागू कब हुआ, कह सकते हैं 1975 को। इसमें जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए उसको लागू किया गया विश्व स्तर पर, ठीक। 1975 में लागू, ठीक है। अब भारत इसमें कब शामिल हुआ, भारत इसमें शामिल हुआ 1982 में, क्या 1982 में भारत भी इसमें शामिल हुआ, क्या 1982 में भारत शामिल हुआ, ठीक है। 1982 में भारत शामिल हुआ, ठीक है। इतना आपको जानना है क्या रामसर सम्मेलन के बारे में। अब रामसर सम्मेलन से संबंधित एक शब्द और आता है जिसका नाम है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड, क्या मॉन्टेक्स रिकॉर्ड, उसको देखते हैं क्या है। क्या मॉन्टेक्स रिकॉर्ड, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड ये क्या है, ये एक प्रकार का कह सकते हैं रिकॉर्ड है। इसके अंतर्गत, क्या इसके अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड हैं और उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या उस पर मानव हस्तक्षेप कर रहा है, क्या मानव का अधिक हस्तक्षेप हो रहा है, परिवर्तन ऐसा हो रहा है कि वो वेटलैंड क्या हो जाएगा, हो सकता है समाप्त हो जाए। तो उसके लिए एक रजिस्टर बनाया गया जिसको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड रजिस्टर कहा गया या मॉन्टेक्स रिकॉर्ड कहा गया, ठीक है। ये एक प्रकार का कह सकते हैं रजिस्टर है विश्व स्तर पर, जिसमें उन वेटलैंड को शामिल किया जाता है जो कह सकते हैं जिन पर मानव का अतिक्रमण ज़्यादा है या उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और वो विश्व स्तर के हैं, ठीक। अब इसमें शामिल कर लिया गया तो वो विश्व स्तर पर वो क्या हो गया, वो न्यूज में आ गया। अब विश्व स्तर पर न्यूज में आ जाएगा तो सरकार जितनी हैं वो क्या उस पर ध्यान देगी और उसका क्या करेंगी, रिस्टोरेशन करेंगी, उसका पुनर्जनन
करेंगी, क्या पुनर्जनन करेंगी। ठीक है, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड समझ में आया। 1990 में, क्या 1990 में भारत का पहला आठभूम जिसको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया, क्या 1990 में, क्या है केवलादेव, क्या केवलादेव, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, क्या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, इसको कब शामिल किया गया, 1990 में शामिल किया गया। ये पूछा गया है एग्जाम में, ये पहला है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। दूसरा 1993 में, क्या 1993 में 2 झीलों को शामिल किया गया। इसमें एक चिल्का झील, क्या एक चिल्का झील, ठीक है, वेटलैंड की तरह काम करती है। ये भी कहाँ पर है, उड़ीसा में, क्या उड़ीसा। और दूसरा इसी 1993 में ही लोकटक झील, क्या लोकटक, कहां पर है लोकटक झील, मणिपुर में। ठीक है, अब चिल्का झील, क्या चिल्का झील, इस पर कार्य अच्छा किया गया, सरकार ने ध्यान दिया, क्या सरकार ने अच्छा खासा ध्यान दिया, तो इसको 2002 में इसको क्या निकाल दिया गया, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड से इसे 2002 में निकाल दिया गया, 2002 में निकाल दिया गया। अभी भी क्या 2 ये मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में हैं, यानी मॉन्टेक्स भारत की 2 झीलें क्या अभी भी मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में हैं। ठीक, तो इतना आपको वेटलैंड के बारे में जानना है, क्या इतना वेटलैंड के बारे में जानना है। और जितनी भी रामसर साइट हैं, क्या रामसर साइट, यानी रामसर सम्मेलन के अंतर्गत उनको क्या वेटलैंड घोषित किया गया है भारत में, उन सारे वेटलैंड का नाम पता होना चाहिए और किस राज्य में है यह भी पता होना चाहिए। अब हम लोग वेटलैंड और लेक में क्या अंतर होता है, छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। क्या आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि और झील में क्या अंतर है, इसको देख लेते हैं। आर्द्रभूमि का जो अधिकतम गहराई है, जो मानक जिसको कह सकते हैं, वो 3 मीटर है, क्या 3 मीटर है। अधिकतम गहराई कितनी है, 3 मीटर है। यहाँ पर 3 मीटर से अधिक होती है गहराई, क्या 3 मीटर से अधिक होती है। तीन मीटर से अधिक गहराई होती है झील में, यहाँ पर 3 मीटर होता है। ठीक है, आर्द्रभूमि की जो उत्पादकता है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। क्या आर्द्रभूमि की उत्पादकता जो है वो बहुत अधिक होता है। उत्पादकता के बारे में हम लोगों ने बात किया ही है, क्या उत्पादकता के बारे में हम लोगों ने बात किया है, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं जो पेड़ पौधे हैं उनकी संख्या अधिक रहती है, यहाँ पर कम रहती है। उत्पादकता क्या है, कम है। इसमें देखेंगे तो इनका टेम्परेचर, क्या तापमान, इनका जो तापमान है वो लगभग सेम ही रहता है, क्या लगभग सेम ही रहता है। आर्द्रभूमि है तो उसका तापमान लगभग सेम ही रहता है। यहाँ पर क्या है, झील में इसमें तापमान के स्तर होते हैं, क्या तापमान के स्तर होते हैं, यानी कि ऊपरी भाग देखेंगे, झील का ऊपरी क्षेत्र देखेंगे तो ज़्यादा तापमान रहेगा और निचला क्षेत्र देखेंगे तो क्या होगा, कम तापमान रहेगा। जहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है, क्या जैव विविधता अधिक है, यहाँ पर जैव विविधता झील में कम पाई जाती है। आर्द्रभूमि क्या करता है, आर्द्रभूमि भौम रिचार्ज, क्या भौम रिचार्ज या भौम जल का रिचार्ज करता है, क्या भौम जल का रिचार्ज अधिक करता है। ये भौम जल का रिचार्ज
कम करता है। झील से भौम जल का रिचार्ज बहुत कम होता है। ठीक है, ये अवशिष्ट को क्या करता है, अवशिष्ट को कह सकते हैं प्रबंधन, क्या अवशिष्ट प्रबंधन में आर्द्रभूमि का योगदान बहुत अच्छा है। क्या बहुत अच्छा है, लेकिन अवशिष्ट प्रबंधन में झील का योगदान नगण्य है। ठीक है, यहाँ पर जो जीव छोटे छोटे पौधे जो पाए जाते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोफाइट। क्या माइक्रो, ठीक है, माइक्रोफाइट बोलते हैं। और यहाँ जो पौधे पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। क्या फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, ये आर्द्रभूमि और झील में एक मोटा मोटा क्या है, अंतर है। कभी क्वेश्चन आ सकता है, अंतर बताइए, तो इतना अंतर बता के आप 150 शब्द लिख सकते हैं आराम से। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। चित्र में आप प्रमुख राम साइट देख सकते हैं जो एग्जाम में सामान्यतः पूछे जाते हैं। इस चित्र में आप भारत के कुछ प्रमुख लेक को देख सकते हैं जो सामान्यतः एग्जाम में पूछे जाते हैं।